आज हम बात करेंगे कि इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाती है कि वो गाड़ियां डबल या ट्रिपल रेट पर मिलती हैं, और ऐसा ट्रम्प या इलॉन मस्क ने क्या बोला भारत सरकार को कि वो ड्यूटी थोड़ा कम करने के लिए तैयार हो गए हैं कुछ कैटेगरीज में, स्पेशली ईवीज में, जिसमें टेस्ला को सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री, टैरिफ, ईवीज और इन सब को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे टैरिफ बढ़ाने से पूरी इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ेगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। इन टैरिफ्स को कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है जो ऑटोमोबाइल्स पे लगाए जाते हैं, उनके इंजन साइज, टाइप और क्या वो सीबीयू है यानी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट है या पार्ट्स की बात है। जो भी कार्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो 1500 सीसी से कम है तो 60% और 1500 सीसी से ज्यादा है तो 100%। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो अगर वो 40,000 यूएस डॉलर से कम वैल्यू की है, CIF वैल्यूज में कैलकुलेट की जाती है यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। इसका मतलब जो व्हीकल की कॉस्ट है प्लस जो फ्रेट यानी इंपोर्ट करने में जो पैसे लगते हैं और जो इंश्योरेंस लगती है, अगर वो सब मिला के ये $40,000 से कम है तो उसमें 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर वो $40,000 से ज्यादा है तो 100% लगती है। $40,000 मतलब 34 लाख रुपीज। मोटरसाइकिल्स की बात करें तो अगर वो 800 सीसी से ज्यादा है तो 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वहीं अगर हम पार्ट्स की बात करें, इंजन, गियरबॉक्स और चैसी, अगर वो प्री असेंबल्ड नहीं है तो 10% लगती है। इंजन और ट्रांसमिशन प्री असेंबल्ड है तो 30%, और अगर चैसी प्री असेंबल्ड है तो वो भी 30%। ये टैरिफ इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा वगैरह, इन सब को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन से, और दूसरा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर की कंपनीज को भी प्रोत्साहित करता है ये ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए और फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करने के लिए। अगर ये इस पर टैक्स लगा दें तो कम गाड़ियाँ इंपोर्ट होंगी और जिससे ट्रेड इम्बैलेंस कम होगा। फॉरेन एक्सचेंज इसलिए क्योंकि लोगों को डॉलर्स में पैसे देने पड़ते हैं, तो जो कि हमें स्टॉक मेंटेन रखना होता है। इससे जो इंपोर्टेड कार्स होती हैं बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, ऑलमोस्ट डबल ओरिजिनल प्राइस के। इसके बाद जो बेचने के बाद टैक्स लगते हैं वो अलग। इससे चॉइसेस भी लिमिट हो जाती हैं, जो लोग खरीद सकते हैं हाई एंड व्हीकल्स। इससे फायदा ये हुआ है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे मर्सिडीज, BMW, किया, Hyundai वगैरह, उन्होंने अपने इंडियन प्लांट सेटअप किए हैं जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर यहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे उनकी कुछ मॉडल सस्ते में मिल जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ईवी कंपनी टेस्ला, वो काफी सालों से गवर्नमेंट से बात कर रही है अपना टैरिफ कम करने के लिए, ताकि वो स्टार्टिंग में कुछ कार्स इंपोर्ट करें इंडिया में, देखे कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके बाद यहाँ सेटअप करे। ये उनका प्लान रहा है काफी टाइम से, लेकिन गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही थी। इलॉन मस्क पहले भी कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल चुके हैं, लेकिन 2025 में एक बड़ा चेंज आया है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार इलेक्शन जीतने पर, जिसको काफी सपोर्ट किया इलॉन मस्क ने। तो इसलिए जब वहाँ अभी मोदी मिलने गए ट्रंप से तो इलॉन मस्क के साथ मीटिंग और एक अग्रीमेंट पे पहुंचे। ट्रंप अब टैरिफ बढ़ा रहा है ऑलमोस्ट हर इंपोर्ट पे यूएस में। तो उन्होंने भारत सरकार से बोला कि अगर आप चाहते हो कि हम तुम पे टैरिफ ना लगाएं तो तुम्हें अपने टैरिफ थोड़े कम करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार ने वहाँ नेगोशिएट किया कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बुरी तरह से प्रभावित होंगे, तो सिर्फ टेस्ला को फायदा पहुंचाने के लिए ईवी का टैरिफ कम करने की बात चल रही है अब। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूएस में बनेंगी टेस्ला की या दूसरी कंपनीज की, वो इंडिया में इंपोर्ट की जा सकती है सस्ते कस्टम ड्यूटी पर। ट्रेड डील साइन करने वाले हैं वो। यहाँ इंडियन कंपनी ने सरकार को बोला कि आप ये टैरिफ्स को अभी मत कम करो, 4 साल के लिए रुक जाओ, उसके बाद कर देना और धीरे धीरे फेज मैनर में करना। लेकिन सरकार ने यहाँ बोला वो ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं यूएसए के साथ, जिसकी वजह से वो इतना वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि सरकार ने मिडिल ग्राउंड चूज किया। वो सारी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर टैरिफ नहीं कम करेंगे, सिर्फ ईवीज पर, जिस सबसे ज्यादा फायदा टेस्ला को पहुंचेगा। जहाँ मेरे हिसाब से टैरिफ ओवरऑल कम किए जाने चाहिए, क्योंकि अब इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतनी प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, वो कम्पीट कर सकती है इंटरनेशनल प्लेयर्स से। तो टैरिफ का अब इतना सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो अब सिर्फ नुकसान पहुंचाता है इंडियन कंज्यूमर्स को। वहाँ पे ऑप्शंस कम रह जाते हैं, जो भी इंटरनेशनल कंपनी है वो उससे खरीद नहीं सकते, और जो इंडियन कंपनीज है वो भी फिर इतना ट्राई नहीं करती नई नई चीजें लाने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम खर्च करती हैं। तो वो सब चीजें इंप्रूव हो सकती हैं अगर टैरिफ कम किए जाए तो। ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात सही थी, लेकिन 20-30 साल पहले। अब वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेस है। टेस्ला ने अब मुंबई और न्यू दिल्ली में शोरूम्स भी फाइनलाइज कर लिए हैं, तो वो इसी साल से इंपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। नुकसान जो होगा वो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को होगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है लोकली ईवी मैन्युफैक्चर करने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और टाटा और महिंद्रा इतनी एक्सपेंसिव गाड़ियाँ नहीं बेचते हैं, वो मीडियम प्राइस या लो प्राइस ही होती हैं, तो उनका इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। इंडिया की ईवी मार्केट में जो लीडर है वो अभी है टाटा मोटर्स, लेकिन फिर भी जो 43 लाख गाड़ियाँ बिकी 2024 में, उसका सिर्फ 2.5% हिस्सा बनाता है ईवीज, जिसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है 30% तक 2030 तक, अभी 5 साल में। लेकिन ये करना मुश्किल होगा, क्योंकि ईवीज के ऊपर अभी भी बहुत टैक्स है। अगर सरकार इसको और तेजी से करना चाहती है तो ये जो GST और रोड टैक्स वगैरह ये भी कम करने पड़ेंगे। कार मेकर्स ने भी बोला है कि फेज रिडक्शन करना चाहिए 30% तक, और उनकी ईवी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग पर बुरा प्रभाव डालेगी अगर ये इंसेंटिव प्रोग्राम लॉन्च किया तो। अगर ट्रम्प 25% इंपोर्टेड कार्स पर लगा देता है तो उसमें टाटा मोटर्स को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी JLR जो है, जैगवार लैंड रोवर, तो उसकी मार्केट का 22% गाड़ियां यूएस में बिकती हैं, तो उसमें भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। 4 लाख गाड़ियां बेची उन्होंने पिछले साल यूएस में, मगर क्योंकि वो ज्यादातर गाड़ियां यूके में बनकर यूएस में बिकती हैं तो वो टैरिफ तो लगेगा ही 25%, क्योंकि वो इंडिया में नहीं लगे, वो यूके पे लग रहा है, तो गाड़ियों का प्राइस तो बढ़ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह भी हो सकते हैं इससे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे तबाह तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा उन पर। उनको लेकिन कम्पीट करना पड़ेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स से अगर वो रहना चाहते हैं मार्केट में, जो कि कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है ओवरऑल। इंडिया में पहली बार टैरिफ्स इंडिपेंडेंस के बाद इंट्रोड्यूस किए गए थे 1949 में, जब हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स पहले ऐसे मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया में। 1952 में फर्स्ट टैरिफ कमीशन के अंदर देश के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के ऊपर प्लान किया गया। तब 1954 में जनरल मोटर्स और फोर्ड सबसे बड़े 2 इंपोर्टर्स थे जो गाड़ियां इंडिया में इंपोर्ट करते थे। इस टैरिफ कमीशन के बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी, मगर रेड टेप और लाइसेंस राज के चलते इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। 1960 में 24,207 पैसेंजर व्हीकल्स बिकी, जिसमें से 5,270 जीप्स थी और 18,937 गाड़ियां। 2015 तक ये फिगर 10 गुना बढ़ गई, 2,20,000 पैसेंजर व्हीकल्स के साथ। तब सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM बनाई गई, जिसमें 8 मेंबर्स थे। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, अशोक लीलैंड, स्टैंडर्ड मोटर्स प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, सिम्पसन एंड कंपनी एंड हिंदुस्तान मोटर्स। 1970 में 9,000 यूटिलिटी व्हीकल्स बिकी थी, 36,000 पैसेंजर कार्स और जीप जो थी ज्यादातर वो गवर्नमेंट यूज करती थी अपने काम के लिए। लेकिन सबसे बड़ी कंपनी जो आई इंडियन मार्केट में वो थी मारुति उद्योग लिमिटेड, जो 1980s में आई। गुड़गांव के पास इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, जिसमें जापान की सुजुकी का 74% स्टेक था। इंडिया में इतना ज्यादा टैरिफ क्यों है? कई प्रोडक्ट्स में है वैसे ये, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। इसका मेन कारण है कि प्रोटेक्ट करना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को इंडिया में और उसको ग्रो करना है यहीं पे। इसकी भी कई लेयर्स हैं, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना कि लोग इंडिया की बनाई हुई चीजें खरीदें। दूसरा, इंडियन ब्रांड जैसे टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी वगैरह, उनको टोयोटा, टेस्ला, BMW जैसी बड़ी कंपनी से एज मिल सके इंडिया मार्केट में। इससे क्या होगा, जॉब क्रिएट होंगी इंडिया में और लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करेंगे। आज देश की लगभग 7% GDP ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की वजह से है। इसके अलावा जो पार्ट सप्लाई करते हैं इन मैन्युफैक्चरर्स को, उसका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ताकि इंडिया अगर कोई गाड़ी बनाना चाहती है तो शुरुआत से एंड तक सारे पार्ट्स इधर ही अवेलेबल हों। स्किल लेबर के साथ ये भी चाहती थी सरकार, और R&D हब्स बने इंडिया में और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज भी बढ़े, जो कि देखने को मिला है। जैसे कि Hyundai जो साउथ कोरियन कंपनी है, उसने इंडिया में फैक्ट्री बनाई, इंडिया में गाड़ी बेची काफी, और इंडिया स्पेसिफिक गाड़ियां बनाई जैसे i10 वगैरह, तो उसी को साउथ अमेरिका के कई देशों में और अफ्रीका के कई देशों में बेचा जाता है, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। 2019 में उन्होंने 5,10,000 गाड़ियां देश में बेचने के लिए बनाई और 1,80,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करने के लिए, यानी टोटल 6,90,000 गाड़ियां इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तो फिगर यहाँ तक पहुंच चुकी है Hyundai की, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन गया है सेल्स के मामले में। मारुति सुजुकी के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये, 15% का मार्केट शेयर है और 42 लाख पैसेंजर व्हीकल्स इसने पिछले साल बेची थी। तो ये हो गई एक्सपोर्ट की बात। एक बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे अगर एक होंडा सिविक जो थाईलैंड में बन रही है, वो सस्ती पड़ेगी इंडिया में इंपोर्ट करके बेचना अगर कोई टैरिफ नहीं होगा तो। तीसरा है ट्रेड डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना। लेकिन इंडिया में लग्जरी कार्स और बड़ी SUVs भी लोग कम लें, क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, पतली भी हैं, तो उसको 100% कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। इसका एक आइडिया ये भी है कि जो लोग लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं वो ज्यादा टैक्स भी दे सकते हैं। स्पेशली जो गाड़ियां $40,000 से ज्यादा महंगी हैं, उसके बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD 125% होते थे पहले, जिसको कम करके 70% कर दिया है 2025 के बजट के हिसाब से। लेकिन इसके बजाय एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस AIDC को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जो कई जगह पर 40% तक है। इफेक्टिवली टोटल ड्यूटी हो जाती है 110% की। ऐसी 32 और आइटम्स हैं, जैसे कि सोलर सेल्स, यार्ड्स, स्पोर्ट्स वेसल्स, या फिर जो सेमीकंडक्टर बनाने में डिवाइसेस यूज होते हैं और दूसरी मशीनरी, उन सब में भी AIDC टैरिफ इंट्रोड्यूस किया, जो 6.5% से लेकर 70% तक कॉस्ट करते हैं। ट्रम्प ने इंडिया का टैरिफ मोटा मोटा 52% बोलकर अपना 26% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, जो उनका कहना है ये डिस्काउंटेड है। इस आर्टिकल के हिसाब से US 0 टैरिफ चाहता है गाड़ियों पर इंडिया से, जो टेस्ला को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इंडिया 0 पे मानेगी नहीं, लेकिन कम जरूर कर देगी। अगर हम इंडिया के ऑटो टैरिफ्स को चाइना या फिर दूसरी एशियन कंट्री के साथ कंपेयर करें तो ये निकल कर आता है। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी 100 से 110% होती है लग्जरी कार्स पर,
वहीं चाइना में 15% है, जो 2018 से पहले 25% थी। थाईलैंड में 30% है, इंडोनेशिया में 50 से 80% और यूएस में 2.5% गाड़ियों के लिए और 25% ट्रक्स के लिए। जर्मनी में 10% है नॉन ईयू गाड़ियों के लिए। चाइना में बहुत बड़ा ईवी इंसेंटिव देता है अपने देश में ईवीज बनाने के लिए। तभी BYD जो कंपनी है चाइनीज, वो सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चर बन गई है आज वर्ल्ड में। लेकिन चाइना इनफेमस है ट्रेड सीक्रेट्स चुराने में, तो उन्होंने आज से 5-6 साल पहले टेस्ला को आने दिया अपने देश में फुल ओनरशिप के साथ। पहली ऐसी परमिशन दी गई थी देश में, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करते। कोई भी अगर फॉरेन ऑटोमेकर आता है तो उनको लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ डील करनी पड़ती है, लेकिन टेस्ला को उन्होंने फुल ओनरशिप दी। उन्होंने अपनी गीगा फैक्ट्री बनाई उधर, उनको लो लैंड कॉस्ट भी दी और टैक्स ब्रेक भी दिए ताकि टेस्ला लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सके। उसके एस्टैब्लिश होने के कुछ सालों के अंदर BYD ने उसको ओवरटेक कर लिया और आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। थाईलैंड की बात करें तो वो ऑटो हब है एशिया का, वहां से काफी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। बहुत चीप कार्स बन जाती हैं इधर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वहाँ पे ईवीज के लिए। यूएसए सबसे कम प्रोटेक्शनिस्ट था अभी तक, लेकिन ट्रंप ने बोला है कि वो 25% टैरिफ लगा देंगे हर गाड़ी में, तो वो इसमें भी लागू होगा। जर्मनी भी अब ईवीज पे काफी ध्यान दे रहा है, क्योंकि जर्मनी में ही टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स हैं लग्जरी में भी, जैसे मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन वगैरह। इंडिया में जो टैरिफ है लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, जो 110% हमने बताया पहले। मान लेते एक BMW X5 है जो इंपोर्ट हो रही है देश में, उसी गाड़ी की कॉस्ट यूएस में होगी लगभग $65,000 यानी 55 लाख रुपए, और वही गाड़ी इंडिया में कॉस्ट करती है 1.1 से 1.3 करोड़ रुपीस, यानी डबल से भी ज्यादा। और ये सारे पैसे टैरिफ और टैक्सेस में जाते हैं। थाईलैंड जो 30% टैरिफ बाकी कंट्रीज के लिए चार्ज करती है, वही वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो एशियन के अंदर आती हैं उनको सिर्फ 0 से 5% टैरिफ चार्ज करती है। फ्री ट्रेड डील्स हैं उनके साथ, जैसे टोयोटा, होंडा, फोर्ड थाईलैंड में ही मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसको डिट्रॉइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लो ड्यूटी, स्किल लेबर और प्रो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के कारण। थाईलैंड ने 2023 में लगभग 10 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया था कई इंडिया और एशियन कंट्रीज में। इंडोनेशिया ने 50 से 80% चार्ज किया हुआ है, लेकिन ईवी इंपोर्ट्स फ्री हैं अगर वो कंपनी 3 साल के अंदर एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के ऊपर एग्री करती है। तो मर्सिडीज बेंज GLE जो $60,000 कॉस्ट करती है यूएस में, 50 लाख के करीब, वही इंडिया में 110% इंपोर्ट ड्यूटी लगकर 1.1 करोड़ की मिलती है। इसके अलावा जो गाड़ियां इंडिया में असेंबल भी हो रही हैं पार्ट्स इंपोर्ट करके, उनमें भी काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है। जैसे 10 से 30% कस्टम ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर 28% GST और 15 से 22% सेस होता है बड़े इंजन के लिए, जो 70% एक्स्ट्रा टैक्स होता है अगर वो इंडिया में असेंबल हुई हैं तब भी। क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है इंपोर्ट करना, तो कोई भी ऑटोमेकर कम बिकने वाली गाड़ियां नहीं यहाँ लॉन्च करता, जो नीश होती है, कुछ कल्ट फॉलोइंग होती है जिन गाड़ियों की, जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूजर, निसान जेड और फोर्ड मस्टैंग माकी वगैरह। ये सब यहाँ पे इंपोर्ट ही की जाती हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं फिर क्या करती हैं, सिर्फ 3-4 मेन मॉडल जो सबसे ज्यादा बिकते हैं वही इंडियन मार्केट में आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं, तो कंज्यूमर्स के पास सिर्फ वही मॉडल्स के ऑप्शंस रह जाते हैं। बाकी जो उनके पास 10-20 मॉडल्स और हैं वो कभी देख भी नहीं पाते वो इंडियन सड़कों पर। जब 2021 में फोर्ड ने एग्जिट किया था इंडियन मार्केट से, तो उनका भी एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वो पार्ट्स इंपोर्ट करते थे अलग अलग देशों से और यहाँ पे असेंबल करते थे। लेकिन क्योंकि मारुति, हुंडई, टाटा इन सब के तगड़े लोकल सप्लाई चेन्स हैं, तो वो सस्ते में गाड़ियां बना पाते थे, लेकिन फोर्ड नहीं बना पा रहा था, इसलिए उनको एग्जिट करना पड़ा। कुछ फायदा भी हुआ इंपोर्ट ड्यूटी से, जैसे मर्सिडीज बेंज ने अपने 13 मॉडल्स यहाँ पे असेंबल करना शुरू कर दिया है, BMW ने एक चेन्नई प्लांट खोला है और ऑडी अपने Q3 और Q5 मॉडल्स को वापस ले आई है जब से लोकल असेंबलिंग शुरू हुई है। इसके अलावा पुणे, चेन्नई और गुजरात में क्लस्टर्स बन गए हैं जहाँ कई सारी ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं। गुड़गांव, मानेसर में भी ये सब किया जाता है, वहाँ पे 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल्स के भी प्लांट्स हैं। मगर जो इंडिया का टारगेट है 30% नई ईवीज बिकना 2030 तक, वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया टैरिफ्स को इतना कम नहीं करता, स्पेशली ईवीज में। जो कटिंग एज ईवीज हैं वो देश के बाहर ही बनाई जाती हैं मोस्टली। टेस्ला और BYD के पास काफी टेक्नोलॉजीज हैं इसकी, जो अगर इंडिया में आए तो काफी हेल्प कर सकती हैं। 2021-22 में भी जब टेस्ला ने भारत सरकार से बात की थी, उन्होंने बोला था कि 40 से 60% कर दो ईवी इंपोर्ट ड्यूटीज, तो वो अपनी गाड़ियां यहाँ बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसलिए टेस्ला बैकआउट हो गई और शंघाई में जाके अपनी गीगा फैक्ट्री खोल ली। मगर मार्च 2024 में सरकार ने अनाउंस किया था एक स्पेशल ईवी पॉलिसी, जिसके तहत $35,000 CIF से कम की गाड़ियां यहाँ सिर्फ 15% ड्यूटी पे इंपोर्ट की जा सकती हैं अगर वो कंपनी $500 मिलियन यानी 4,150 करोड़ रुपए इंडिया में
इन्वेस्ट करे तो, और 3 साल के अंदर एक फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट कर दे। ये टेस्ला, BYD और वियतनामीज ब्रांड विनफास्ट के लिए था। इंडिया में भी ईवी मैन्युफैक्चर बहुत होने लगे हैं आजकल। 2 मेन कंपनीज जो इसमें काम कर रही है सबसे ज्यादा, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स। काफी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में ईवी सेल्स में भी, और गवर्नमेंट इनको एनकरेज करने के लिए PLI स्कीम्स यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रही है। अगर हम लग्जरी कार मेकर्स की बात करें जैसे मर्सिडीज और BMW, तो उन्होंने 2023 में 16 और 12,000 गाड़ियां बेची थी रिस्पेक्टिवली। उनमें से 90% से ज्यादा गाड़ियां इंडिया में ही असेंबल की गई, और BMW ने अपनी 90% चेन्नई प्लांट में असेंबल की। इससे हजारों लोगों को जॉब्स मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली, और गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ ज्यादा टैक्स कलेक्शन से, GST और लोगों के इनकम टैक्सेस। महिंद्रा के अकॉर्डिंग वो इंडिया का नंबर 1 कमर्शियल ईवी मैन्युफैक्चरर बन गया है 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। जो 3 व्हीलर्स, ऑटोज और रिक्शाज होते हैं जिनमें सामान कैरी किया जाता है, वो सब महिंद्रा बना रहा है सबसे ज्यादा इंडिया में। इसको L5 सेगमेंट कहते हैं, और इसकी ईवी पेनिट्रेशन 21.7% हो गई है इस साल, पिछले साल के 7.6% से कंपैरिजन करें तो। 1 लाख से ज्यादा ईवीज बेची उन्होंने पिछले 17 महीने में, और 41% मार्केट शेयर है उसका इस कैटेगरी में। COP26 जो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने वादा किया था कि वो 50% कार्बन एमिशंस कम करेंगे एनर्जी सेक्टर में 2030 तक, और उसके लिए इंडिया को 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बनानी पड़ेगी तब तक। तो ईवी का अडॉप्शन अगर ज्यादा होगा तो वो इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। 2022 में इलेक्ट्रिक कार से 1.3% थी टोटल कार सेल्स का, 49,800 व्हीकल्स, लेकिन वो फिगर तब से अब तक बढ़ चुका है कि 2024 में 7.7% ईवीज बनाती है सारी व्हीकल सेल्स का। 20 लाख से ज्यादा यूनिट्स बिकी पिछले साल। इसको देखते हुए BYD भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने का सोच रही है इधर हैदराबाद में। आज इंडिया की ईवी मार्केट दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मार्केट में से एक बन चुकी है। BYD और MG काफी दिख जाती हैं सड़कों पर भी, तो ये भी मॉडल्स काफी पॉपुलर साबित हो रहे हैं। अभी BYD का एक छोटा सा असेंबली बेस है तमिलनाडु में, जहां वो इलेक्ट्रिक बसेस बना रहे हैं। हैदराबाद में जो फैक्ट्री खोलेंगे उसमें वो 85,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, यानी $10 बिलियन। ये फैक्ट्री काफी बड़ी होगी, 500 एकड़ में फैली हुई, और इसकी कैपेसिटी होगी 6 लाख गाड़ियां बनाने की 2032 तक। बैटरी भी वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे जिसकी कैपेसिटी होगी 20 गीगावाट आवर। इससे BYD की कॉस्ट और कम हो जाएगी इंडियन मार्केट में, और ज्यादा गाड़ियां बेच पाएंगे। टेस्ला को काफी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, जहाँ BYD ने टेस्ला को पिछाड़ दिया चाइना में। अब इंडिया में भी उस चीज का खतरा आएगा क्योंकि BYD ने पहले एंट्री कर ली है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं अपनी ईवी पॉलिसी के अंदर। इलेक्ट्रिक IBEF के अकॉर्डिंग इंडिया में 2029 तक $113 बिलियन तक की ईवी मार्केट हो जाएगी, यानी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। 2024 में आधी से ज्यादा 3 व्हीलर्स यानी ऑटोज, रिक्शा वगैरह ईवीज थी। 5% जो 2 व्हीलर्स थे वो ईवीज थी, और 2% गाड़ियां। ईवी एडॉप्शन सबसे तेजी से हमें ऑटोज और रिक्शाज में देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? वो है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट और कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के कारण भी। बैटरी मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ रही है। 2028 तक $27 बिलियन की बैटरी मार्केट ही हो जाएगी अकेले, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, ये दुनिया की लार्जेस्ट ईवी मार्केट भी बन सकती है, चाइना और USA को भी ओवरटेक करके। इसलिए दुनिया भर की कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना चाह रही हैं। Hyundai मोटर्स यहाँ पर $2.45 बिलियन इन्वेस्ट करेगी तमिलनाडु में, और यहाँ पर अपने ईवी बैटरी पैक्स को असेंबल करेगी और 100 चार्जिंग स्टेशंस भी बनाएगी। $2.45 बिलियन मतलब 20-25 हजार करोड़ रुपए। इसके अलावा दुनिया भर में जो ईवी के पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और तेजी से बढ़ेंगे। वो एक्सपोर्ट्स ओवरऑल 25% बना सकती है इसका। इसके अलावा महाराष्ट्र टारगेट कर रही है दिसंबर 2025 तक सारी नई गाड़ियों में से 10% ईवीज हों। वहीं कर्नाटका का टारगेट है दिसंबर 2030 तक सारे 3 और 4 व्हीलर कार्गो व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करने का। एक नए सर्वे के अकॉर्डिंग 83% लोग देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी गाड़ियां चाहते हैं खरीदना। स्टेट लेवल पर गोवा सबसे आगे है देश में ईवी पेनिट्रेशन में, 14.2% सारी नई गाड़ियों की सेल्स में ईवीज बनाती हैं। उसके बाद त्रिपुरा और चंडीगढ़ आते हैं, और दिल्ली में भी ये पेनिट्रेशन 10.7% तक पहुंच चुका है। कुछ और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स और JLR 9,000 करोड़ रुपए लगा रही हैं। विनफास्ट 16,500 करोड़ रुपए, रॉयल एनफील्ड 3,000 करोड़ रुपए, स्टेलेंटिस 2,000 करोड़ रुपए। टाटा मोटर्स का एम है 30 से 40% सारी सेल्स ईवी से आए, और 18,000 करोड़ रुपए का है प्लान 2030 तक इन्वेस्ट करने का। इसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ इकोसिस्टम भी बनाएंगे उसका। एथर एनर्जी जो 2 व्हीलर्स बनाती है इलेक्ट्रिक, उन्हें 600
करोड़ रुपए मिले हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक ने भी अपने 2 व्हीलर्स लॉन्च किए हैं, लेकिन उसमें काफी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। उनकी स्कूटी ज्यादा जलने की भी खबरें आती हैं। जनवरी 2024 में विनफास्ट जो वियतनामीज ईवी कंपनी है, उन्हें तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया। वो थूथुकुडी में अपना प्लांट बनाएंगे। पहले फेज में वो 1.5 लाख यूनिट्स हर साल बनाने का एम लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कई इंसेंटिव्स भी निकालती है, इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, और साथ ही वो डीजल बसेस को रिप्लेस करने का भी सोच रही है कई शहरों में। तो उनके फेम इंडिया स्कीम के अंदर 2023 दिसंबर तक $630 मिलियन तक के सब्सिडीज दी जा चुकी हैं कंपनीज को ईवीज बनाने के लिए, यानी लगभग 5,300 करोड़ रुपए। इसके अलावा 8 लाख इलेक्ट्रिक बसेस आएंगी, और साथ ही ये स्कीम 2 और 3 व्हीलर्स पे भी फोकस करती है। 3,72,000 ईवीज में से 38,000 3 व्हीलर्स भी थे। इनमें भी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक कार्स और ओवरऑल टैरिफ्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको हमारी न्यूज़लेटर्स भी पसंद आएंगे। उसमें हम आपको हर हफ्ते इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते हैं ट्रांजिट और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में। तो उस न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।